Good morning, all. I'm Dr. Saroj Bala, Assistant Professor in Political Science, Gandhi Memorial National College, Ambala, Kent. Today, we'll discuss about socio-religious and economic thought of Raja Ram Mohan Roy. राजा राम मोहन रॉय जी के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विचारों के बारे में आज हम बात करेंगे। राजा राम मोहन रॉय जी के सामाजिक विचारों के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, राजा राम मोहन रॉय जी ने एक सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया था। उनका मानना था कि धर्म और समाज सुधार की अनुपस्थिति में केवल राजनीतिक विकास या राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करना कोई मूल्यवान नहीं है। तो चाहे राजनीतिक स्तर पर हम आज़ाद क्यों ना हो जाएं, लेकिन यदि समाज में सुधार और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास नहीं होगा और धार्मिक अंधविश्वासों से हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे, तो इस तरह की जो आज़ादी होगी वह एक खोखली साबित होगी। इस तरह की आज़ादी कोई ज़्यादा सॉलिड नहीं होगी। तो उन्होंने भारत में सामाजिक सुधारों की आवश्यकता को वैचारिक स्तर पर ही नहीं माना, बल्कि उन्होंने कट्टरवादी परंपरावादी हिंदुओं का गंभीर विरोध भी किया और उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए सक्रिय और संगठित रूप से प्रयास किए। उनके प्रयासों को देखते हुए ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक एक कुसंस्कार को हटाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। नारी उत्पीड़न को दूर करने, उन्हें शिक्षा देने और उनके जन्मजात अधिकारों को दिलाने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि राजा राम मोहन रॉय ने लोगों के नैतिक चरित्र निर्माण और धार्मिक विकास द्वारा सामाजिक उन्नति करने की कोशिश की। तो राजा राम मोहन रॉय जी के सामाजिक सुधारों की अगर हम बात करें तो उनके योगदान को देखते हुए सभी लोगों ने उनको एक विशेष समाज सुधारक माना है। तो अब हम बात करेंगे उनके सोशल थॉट के बारे में। राजा राम मोहन रॉय एक समाज सुधारक के रूप में देखिए उनका क्या क्या योगदान था समाज सुधार में। सोशल थॉट ऑफ राजा राम मोहन रॉय, इसमें सबसे पहली बात आती है ऑपोजिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जाति प्रथा व सामाजिक विषमताओं का विरोध। राजा राम मोहन रॉय जी ने भारतीय समाज में प्रचलित जाति प्रथा और जातियों के आधार पर जो सामाजिक असमानताएं थी उनका घोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि जाति प्रथा हिंदू समाज पर एक कलंक के समान है जिसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। जाति प्रथा की समाप्ति के लिए उन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस का भी समर्थन किया था। उन्होंने माना था कि हिंदू समाज की राजनीतिक कमजोरी का कारण उसमें विभिन्न जातियां और उपजातियों का होना है। उन्होंने कहा था कि जाति पाति के भेदभाव से हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा टुकड़े पैदा हो गए हैं और इससे हिंदू जाति देशभक्ति की भावना से वंचित हो गई है। तो हम लोग लगभग 9 शताब्दियों से पराधीनता के शिकार रहे हैं और इसका कारण यह रहा है कि हम जाति पाति में बटे हुए हैं। इसलिए हमें आपसी एकता के इसलिए उन्होंने आपसी एकता को इम्पॉर्टेंट माना और जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है अगेंस्ट द सती सिस्टम, सती प्रथा का उन्मूलन। राजा राम मोहन रॉय जी ने सती प्रथा, जिसमें हम कहेंगे कि विवाहित स्त्री को अपने पति की मृत्यु के बाद उनके सहमरण की जो व्यवस्था थी उसका उन्होंने विरोध किया और उन्होंने बताया कि यह एक बहुत बड़ा कुसंस्कार है। तो उन्होंने 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध एक पुस्तक भी लिखी। इससे प्रभावित होकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उनके प्रयासों से ही उन्होंने एक आदेश जारी किया और 1829 में उन्होंने सती प्रथा को अवैध घोषित करवा दिया। तो 1819 में उनके भाई श्री जगमोहन की जब मृत्यु हुई तो उनकी भाभी को जबरन चिता के साथ जला दिया गया था। तो ऐसी घटना से उन्होंने प्रेरणा ली और सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेस ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन, नारी उद्धार पर बल। राजा राम मोहन रॉय जी ने स्त्रियों को समाज में समानता का स्तर दिलाने के लिए विशेष योगदान दिया है। उनको यह बात बहुत बुरी लगती थी कि स्त्रियों को पुरुषों के आधिपत्य के अधीन रहकर स्वतंत्रता का जीवन बिताने के लिए विवश किया जाता है।
तो उनकी दृष्टि में समाज में नारी को सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान किए बिना समाज का विकास और उत्थान असंभव है, उनका ऐसा मानना था। तो सती प्रथा को उन्होंने अवैध घोषित करवा के अपने काम को, अपने नारी उद्धार पर बल देने वाले काम को पूरा किया। और उन्होंने इस दिशा में निम्नलिखित कार्य किए, जिसको हम कह सकते हैं कि सपोर्ट टू विडो रिमैरिज, विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध, ऑपोजिंग ऑफ चाइल्ड मैरिज। उसके बाद आती है ऑपोजिशन टू ट्रेडिशन ऑफ पॉलीगैमी, बहुपत्नी प्रथा का विरोध, जबकि वे स्वयं उनकी 2-3 शादियां हुई थी। और स्ट्रेस ऑन विमेन एजुकेशन, स्त्री शिक्षा पर बल। और नेक्स्ट था पति की संपत्ति में स्त्री के अधिकार की वकालत। राजा राम मोहन राय जी ने हिंदू समाज में स्त्रियों की दशा को देखा तो उनको बहुत ही बुरा लगता था। उस समय में रॉय ने नारी उद्धार के लिए समाज में चेतना जागृत की और एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिसमें नारी को बराबरी का हक मिले। उनकी खुद की भी 3 शादियां हुई थी, इस वजह से उन्होंने देखा कि बाल विवाह इसका कारण रहा, तो उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था। और बाल विवाह के साथ साथ उन्होंने कहा था कि युवा अवस्था की विधवाओं को भी पुनः विवाह करने की समाज को छूट दे देनी चाहिए और उनको खुले दिल से स्वीकार भी करना चाहिए। तो उन्होंने इसके बाद प्रौढ़ अवस्था की विधवाओं के लिए भी उनका मानना था कि समाज के द्वारा उनको शिक्षा के उचित अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि आर्थिक दृष्टि से वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। तो रॉय ने स्त्रियों की बौद्धिक और मानसिक क्षमताओं की दृष्टि से उनको हीन समझने वाले जो दृष्टिकोण है उसका उन्होंने प्रबल विरोध किया था। और उन्होंने कहा था कि स्त्रियों को विकास के उचित अवसर प्रदान किए जाने चाहिए और उनको पुरुषों के समान श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। तो उन्होंने स्त्री स्वतंत्रता की जो विशेष वकालत की थी। इसके बाद बात आती है ऑपोजिशन ऑफ द कंजर्वेटिव एंड नैरो माइंडेडनेस, रूढ़िवादिता और संकीर्णता का विरोध। राजा राम मोहन राय जी ने रूढ़िवादिता और अंधविश्वास का पूर्ण रूप से विरोध किया था। वे प्रत्येक परंपरा को विवेक के आधार पर आंकते थे, उसके आधार पर मूल्यांकन करके अपनाने या त्यागने के पक्ष में थे। उन्होंने स्पष्ट किया था कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी रूढ़ियां हैं और संकीर्ण विचार हैं जिनका ना तो कोई तर्क संगत आधार है और ना ही कोई व्यवहारिक रूप से औचित्य है। तो वे सामाजिक जीवन में संकीर्णता के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि भारतीयों को अन्य सामाजिक पद्धतियों से अच्छी बातें और अच्छे मूल्य ग्रहण करने चाहिए। तो इस मामले में उनका खुला दृष्टिकोण था। रूढ़िवादिता और संकीर्णता के वो बिल्कुल विरुद्ध थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रेस ऑन एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी, समाज में शिक्षा के प्रसार पर बल। राजा राम मोहन रॉय जी ने भारतीय समाज में जो बहुत सारी बुराइयां व्याप्त थी उनको दूर करने के लिए उन्होंने शिक्षा को विशेष माध्यम माना है। उन्होंने शिक्षा को एक ऐसा हथियार माना है जिसके माध्यम से समाज में व्याप्त अंधकार को दूर किया जा सकता है। उनका मानना था कि शिक्षा के प्रसार से ही हम अपने समाज को डार्क एज से निकालकर आधुनिक युग की तरफ ले जा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने अंधकार से रोशनी की तरफ मनुष्य जाति को ले जाने के लिए, भारतीय समाज को ले जाने के लिए शिक्षा को एक विशेष साधन माना था। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस ऑफ यूजफुल एलिमेंट्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य संस्कृति के उपयोगी तत्वों को स्वीकारना। राजा राम मोहन रॉय जी एक व्यवहारिक चिंतक थे। उन्होंने व्यवहारिकता और विवेक के आधार पर किसी तत्व को स्वीकार या अस्वीकार किया। किसी बिना तर्क के उन्होंने किसी भी बात को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया। उनका यही विचार वो राष्ट्र के प्रति भी रखते थे। जब वे इंग्लैंड गए तो कुछ अंग्रेज़ और यूरोपियन विद्वानों के संपर्क में आए तो उन्होंने देखा कि यूरोपियन समाज खुले विचारों का समर्थन करता है और वे इस आधार पर वे अपने समाज को पर भी यही बातें लागू करना चाहते थे, खुले विचारों की जो परंपरा है उसको। तो इसलिए उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति के जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, उनके यूज़फुल एलिमेंट्स थे, उनको स्वीकार करने की बात की। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने भारतीय संस्कृति को भी
उतनी ही इम्पोर्टेंस दी। तो इसलिए उन्होंने पश्चिमी सभ्यता से यूज़फुल एलिमेंट्स को लेने की बात की थी, जिसके माध्यम से भारत को आधुनिकता की तरफ ले जाया जा सके, भारत को विकास या उन्नति की तरफ ले जाया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इंडियन फिलॉसफी एंड कल्चर, भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के अध्ययन का महत्व। राजा राम मोहन रॉय जी ने भारतीय धार्मिक ग्रंथों रामायण, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद और पुराण, इन सभी का उन्होंने गहन अध्ययन किया था और वे भारतीय दर्शन और संस्कृति के महत्व को भली भांति समझते थे और उनकी भारतीय दर्शन और संस्कृति में बहुत गहरी आस्था भी थी। भारतीय दर्शन और संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी और इसलिए उन्होंने संस्कृत के कई धर्म ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी किया था। इसके बाद बात आती है रिलीजियस थॉट ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के जो धार्मिक विचार थे, उनके धार्मिक चिंतन को उन्होंने, उनकी जो धार्मिक चिंतन था उसकी वजह से समाज को उन्होंने क्या योगदान दिया, तो वो किसी भी बात को सत्य और तर्क की कसौटी पर कसते थे। तो सत्य की कसौटी, एकमात्र कसौटी उनकी प्रामाणिकता है। तो राजा राम मोहन रॉय जी एक बहुभाषाविद रहे हैं, उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था और कई सारी भाषाओं का ज्ञान होने के कारण उन्होंने सभी धर्मों के मूल ग्रंथों का अध्ययन किया था और सत्य की खोज की थी। तो रॉय के धार्मिक विचार विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन तथा उन धर्मों की मान्यताओं के तर्कपूर्ण परीक्षण के द्वारा ही निर्धारित हुए थे। तो यही कारण था कि उनके विचारों की आध्यात्मिक स्थापनाओं में हिंदुत्व, ईसाईयत, इस्लाम और बौद्ध धर्म के विचारों का विशेष समन्वय दिखाई देता है। रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और वह इसलिए की थी ताकि हिंदू समाज और धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर किया जा सके। तो रॉय ने सभी धर्मों के जो झूठे आडंबर थे उनकी समान रूप से आलोचना की है और उन्होंने सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद कुछ यूनिवर्सल जो वैल्यूज़ हैं उनको स्वीकार किया था। सार्वभौमिक मूल्य जिन्हें कहते हैं उनको उन्होंने स्वीकार किया था। उनका मानना था कि उनका एक ईश्वर में विश्वास, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास, इस तरह की चीज़ों को उन्होंने स्वीकार किया था। तो उनके अब हम धार्मिक विचारों की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द रिलीजन, धर्म का उद्भव और प्रकृति। रॉय ने धर्मों के उद्भव को किसी अलौकिक सत्ता में खोजने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने इससे समाज विशेष की आवश्यकताओं में खोजने का प्रयास किया। रॉय ने आत्मा तथा परलोक जैसे तत्वों को रहस्यवादी तत्व कहा है, लेकिन उपयोगिता के आधार पर इन्होंने आत्मा और परमात्मा, परलोक जैसे शब्दों को स्वीकार भी किया है। रॉय का मानना था कि धर्म की प्रकृति रहस्यवादी ना होकर तर्क युक्त होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। किसी भी धर्म को इसलिए नहीं मानना चाहिए कि वह परंपरा सदियों से चली आ रही है, बल्कि उसको तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को जो हिंदू धर्म के जो कर्मकांड थे उन आडंबरों का उन्होंने विरोध किया, बल्कि उन्होंने किसी भी धर्म को तर्क की कसौटी पर कसने की बात की। इसके बाद बात आती है बिलीफ इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड, एकेश्वरवाद में विश्वास। उनका एक ईश्वर की भावना विश्वास था। उनका जो धार्मिक चिंतन का केंद्र बिंदु है, उनका एक ईश्वरीय सत्ता में दृढ़ विश्वास है। तो उन्होंने बड़े ही तार्किक ढंग से एकेश्वरवाद की अवधारणा की बात की है। उनका एकेश्वरवाद का जो सिद्धांत है वह उपनिषदों में जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है और कुरान शरीफ में ईश्वर की एकता की धारणा, उन दोनों से ही प्रभावित था। तो रॉय ने हिंदू धर्म में जो बहुदेववाद की अवधारणा थी उसका विरोध किया था और ईसाई धर्म में त्रिदेव
का जो सिद्धांत था, जिसको ट्रिनिटी कहते हैं, उसको भी उन्होंने अस्वीकार किया। तो रॉय ने ब्रह्म समाज की घोषणा पत्र में कुछ प्रश्न उठाए थे, जैसा कि किसकी पूजा की जाए, भक्त किसे कहना चाहिए, पूजा का क्या स्वरूप होना चाहिए। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर में कहा गया कि सर्वव्यापी सनातन ईश्वर की पूजा की जाए, पूजा और स्तुति में सभी व्यक्ति बिना भेदभाव के एकत्रित हों और ईश्वर की पूजा दया, दान, धर्म, नैतिकता, परोपकार और इसी तरह के सभी सद्गुणों तथा भाईचारे की भावना को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अपने विचारों से यह बताने का प्रयास किया कि हिंदू धर्म केवल एक ईश्वर को मानता है और मूर्ति पूजा का विरोध करता है। तो उन्होंने एकेश्वरवाद में अपना विश्वास दिखाया, एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ आइडल वर्शिप एंड इमोरल रिलीजियस नॉर्म्स। उन्होंने जो मूर्ति पूजा है और अनैतिक धार्मिक जो प्रतिमान थे या आडंबर थे, उनका उन्होंने खंडन किया था। तो रॉय ने हिंदू धर्म और हिंदू समाज में जितनी भी बुराइयां थी उनको नष्ट करने का बीड़ा उठाया था। तो क्योंकि उन्होंने अनुभव किया था कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा और उसमें जो मूर्ति पूजा के अंतर्गत अपनाई गई बहुत सारी जो परंपराएं हैं, धार्मिक प्रतिमान हैं, वो बहुत ही हानिकारक रीतियां हैं और उन आडंबरों ने समाज में कट्टरता और भेदभाव को उत्पन्न किया है। समाज में आपसी क्लेश और भेदभाव का कारण ये धार्मिक आडंबर ही हैं। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा को भी गलत माना था और उन्होंने कहा था कि कर्मण्यवादिता को फिर से स्थापित करने के लिए और बलि प्रथा जैसी जो कुरीतियां हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए मूर्ति पूजा का विरोध किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि बलि प्रथा जो है वह गलत है, उन्होंने बलि प्रथा का विरोध किया था। तो उनका मानना था कि रॉय ने धर्म को बहुत ही सरल और सहज रूप में प्रस्तुत किया था। तो उनका मानना था, उनका कहना था कि हे ईश्वर, तू धर्म को ऐसा बना दे कि यह मनुष्य और मनुष्य के बीच पारस्परिक भेदभाव और वैर विरोध की भावना तथा मानव जाति में शांति और एकता पैदा करने में समर्थ हो। तो इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक प्रतिमानों का, अनैतिक धार्मिक प्रतिमानों का खंडन किया था। इसके बाद बात आती है अगेंस्ट हिंदू कंजर्वेटिज्म एंड सुपरस्टिशंस, हिंदू रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों का विरोध। राजा राम मोहन राय की उनका यह मानना था कि किसी भी धार्मिक विश्वास या परंपरा को केवल इसी आधार पर स्वीकार कर लेना कि हमारी पिछली पीढ़ियों ने इसे स्वीकार किया है और पिछली पीढ़ियां इसे स्वीकार करती आई हैं, तो यह कोई हेल्दी जो रिलीजियस एटीट्यूड है वह नहीं है। तो उन्होंने यह देखा और अनुभव भी किया कि रूढ़िवादी जो मापदंड हैं उनके चलते हिंदू समाज और धर्म अपने प्राचीन गौरव को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि प्राचीन गौरव से हटकर पतन की ओर जा रहा है। तो उन्होंने हिंदू समाज में जातीय बंधन को बहुत गलत माना है। उन्होंने कहा कि हमारे जो जातीय बंधन है बहुत कठोर हो गए हैं और इसके आधार पर समाज में भेदभाव आना शुरू हो गया है। तो इसलिए उन्होंने सती प्रथा, जिसमें जो ज़बरदस्ती महिलाओं को जला दिया जाता था पति की मृत्यु के साथ उसी चिता में, और बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, विधवा पुनर्विवाह ना होना, समुद्र की यात्रा करने से धर्म का गिर जाना, ऐसी जैसी अवधारणाएं, बहुत सारी ऐसी मान्यताएं थी और बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास थे जिनको धर्म के साथ जोड़ा गया था और हिंदू समाज इसी वजह से अपनी दिशा और दशा दोनों से भटक गया था। तो ऐसे पाखंडों पर राजा राम मोहन रॉय जी ने करारा प्रहार किया था। इसके बाद बात आती है स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म एंड रिलीजियस टॉलरेंस, शाश्वत मानववाद और धार्मिक सहिष्णुता पर बल। राजा राम मोहन रॉय ने धर्म को जोड़ने वाले तत्व के रूप में प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि धर्म व्यक्ति को जोड़ता है ना कि तोड़ता है। तो इसलिए उन्होंने समाज को जोड़ने के लिए धर्म की व्याख्या की है। तो उनका मानना था कि सभी मनुष्य
एक ही ईश्वर की संतान हैं और उन्होंने सभी धर्मों में से मानवीय गरिमा में विश्वास करने वाले तत्व के महत्व को उजागर करके एक यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म की बात की। और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जब सभी एक ईश्वर की संतान हैं तो फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के धार्मिक विश्वास को ठेस नहीं पहुंचा सकता। और यह उनका जो मानना था वो धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करते थे। तो रॉय ने स्वयं के व्यवहार में भी अपने आप को धार्मिक उदारता में ढाल लिया था और उनके व्यवहार से यह पता लगाना कठिन हो जाता था कि वे किस धर्म से हैं। तो इस आधार पर उन्होंने अपने धार्मिक सुधारों की बात की। इसके बाद बात आती है सम अदर रिलीजियस आइडियाज़। इन सभी धार्मिक विचारों के साथ साथ उन्होंने उनके जो कुछ और धार्मिक चिंतन थे उनमें जो विशेष बात थी धार्मिक सुधारों के प्रति उनका आग्रह था, धर्म के प्रति उनका तार्किक दृष्टिकोण था, विवेकपूर्ण दृष्टि से वो धर्म के बारे में सोचते थे, धर्म को मनुष्य के कल्याण से जोड़ना। उसके बाद है धर्म का सार्वभौमिक रूप में विश्वास करना। और उन्होंने धर्म को अपने विचारों को प्रैक्टिकल जो स्वरूप देने के लिए उन्होंने आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। तो उनके चिंतन की धुरी उनके धार्मिक विचार ही थे और उन्होंने धर्म को मनुष्य के कल्याण के साथ जोड़ा था। तो इस तरीके से उन्होंने धार्मिक सुधारों की बात की थी। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक व्यूज़ ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जी के आर्थिक विचार। राजा राम मोहन रॉय जी ने अपने आर्थिक विचारों को किसी विशेष सिद्धांत के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं किया। कोई विशेष उनकी आर्थिक विचारधारा नहीं थी। उनके आर्थिक विचार समाजवाद या पूंजीवाद पे से रिलेटेड संबंधित भी नहीं थे। उनके पूंजीवाद के दायरे में उनके विचारों को नहीं रखा जा सकता। रॉय के आर्थिक विचार भी उनके विचारों की तरह मनुष्य के हितों से ही प्रभावित थे, इसीलिए वे संपत्ति के अधिकार के समर्थक भी थे। लेकिन वे संपत्ति के अधिकार से उत्पन्न शोषण के घोर विरोधी थे। तो रॉय ने शुरू से ही स्वतंत्र व्यापार की बात की, क्योंकि इससे वे स्वतंत्र व्यापार के समर्थक थे, परंतु वे एकाधिकारवादी व्यापार को गलत मानते थे, क्योंकि उनका मानना था इससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो वे भारत का औद्योगिक विकास करना चाहते थे, लेकिन साथ ही उन्होंने ग्रामीण भारतीयों और जो काश्तकार हैं उनकी दशा सुधारने के लिए, जमींदारों के चंगुल से और उनके शोषण से बचाने के लिए लगान को कम करने और टैक्स में सुधार करने पर उन्होंने बहुत जोर दिया था। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में उनके आर्थिक विचारों की बात करेंगे। तो इसमें उनका पहला जो पॉइंट है वह है सपोर्ट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति का समर्थन। राजा राम मोहन रॉय जी ने अपने जो फेमस जो लेख था पैतृक संपत्ति पर हिंदुओं का अधिकार, उसमें यह बताया था कि हिंदुओं को संपत्ति के अधिकार से सरकार द्वारा वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बल्कि राज्य के द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण पर स्पष्ट विचार नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी उनका आग्रह उन्होंने इस आग्रह से कि भारतीयों को सरकार द्वारा उनकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता, यह स्पष्ट संकेत उनसे मिलता है, उनके इस आग्रह से, कि वे संपत्ति के अधिकार को बनाए रखने के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि व्यक्ति को निजी संपत्ति मिलनी चाहिए। और उन्होंने अपने विचारों में उत्तराधिकार के संबंध में भी स्त्री पुरुषों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया। नेक्स्ट बात आती है रिफॉर्मेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंड रेवेन्यूज। भू प्रबंध, भू राजस्व और जमींदारी प्रथा के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण। रॉय ने भारत में प्रचलित जो भू प्रबंध, भू राजस्व और जमींदारी प्रथा को पूरी तरह से नहीं नकारा, बल्कि इनमें कुछ अपेक्षित सुधारों की बात की।
उन्होंने सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया। उनका वो इस मान्यता का खंडन करते थे कि भूमि का स्वामित्व राज्य में निहित रहता है। ऐतिहासिक तथ्यों का अवलोकन करके उन्होंने यह बताया था कि भारत में भूमि के स्वामित्व को कभी मान्यता नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि मुगल काल में ही स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली प्रचलित थी और भूमि पर किसानों के स्वामित्व को मान्यता भी प्राप्त थी। तो उन्होंने जमींदारी व्यवस्था में सुधार लाने को कहा कि कृषकों को जमींदारी प्रथा तथा रैयतवाड़ी प्रथाओं के शोषण से मुक्त किया जाना चाहिए और इस दिशा में सरकार जमींदारों की लगान की दरें निर्धारित करें और उसमें परिवर्तन की छूट न केवल स्वयं लगान निर्धारित करें। तो इस आधार पर उन्होंने किसानों के अधिकारों की बात की और किसानों के उन्होंने जमींदारी प्रथा में सुधार की भी बात की। इसके बाद बात आती है सपोर्टर ऑफ रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। रॉय ने जो छोटे व्यापारी हैं, काश्तकार हैं, उनको शोषण से बचाने का भी सुझाव दिया और उससे उन्होंने कहा कि दो रास्ते अपनाए जाने चाहिए। पहला, विलासिता की सामग्री पर जो टैक्स है उसमें वृद्धि कर दी जाए और दूसरा, भारत में यूरोपियन जो कलेक्टर्स हैं उनके स्थान पर निम्न वेतन में भारतीय कलेक्टरों को नियुक्त किया जाए ताकि प्रशासनिक व्यय में कटौती हो। तो उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त अगर सरकार चाहे तो स्थायी सेना की बजाय कम खर्चे पर प्रशिक्षित लोग, ट्रेंड लोग रिजर्व फोर्स के रूप में रख सकते हैं, आरक्षित सेना के रूप में रख सकते हैं, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के जो उसमें रिडक्शन होगी, उसमें कटौती होगी। इसके बाद उन्होंने बात की है सपोर्ट फॉर फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास के लिए विदेशी पूंजी निवेश का समर्थन। रॉय पूंजी के जो विदेशों में जो हमारा जो पैसा जाता था उसको नियंत्रित करना चाहते थे। तो उनका मानना था कि विदेशी व्यापारी जो भारत में धन कमाते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वे भविष्य में भारत में ही पूंजी को इन्वेस्ट करें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उनकी भारत में ही हो, भारत में ही पूंजी लगाएं ताकि भारतीय उद्योगों की स्थिति अच्छी हो सके। और इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि विदेशियों को भारत में बसाए जाना चाहिए। भारत में अगर विदेशी रहेंगे तो वो पूंजी निवेश भी भारत में ही करेंगे। और उनके इन सुझावों की बहुत आलोचना भी की गई थी, लेकिन उनका यह तर्क था कि विदेशी व्यापारियों के भारत में बस जाने से पूंजी का जो निष्कासन है, जो कैपिटल ड्रेन हो रहा था, उसको रोका जा सकता है और भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है। इसके बाद बात आती है सपोर्ट टू फ्री ट्रेड, स्वतंत्र व्यापार का समर्थन। रॉय ने अपने आर्थिक विचारों में स्वतंत्र व्यापार की नीति का समर्थन किया। वे चाहते थे कि विदेशी मंडियों में भारतीय माल की खपत बढ़े, सरकार एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम कर दे, जिसको हम निर्यात टैक्स भी, निर्यात कर भी कहते हैं, उसको सरकार कम कर दे। और स्वतंत्र व्यापार की नीति के साथ उन्होंने राज्य के उचित हस्तक्षेप को भी स्वीकार किया। तो वो राज्य के कार्यक्षेत्र में राज्य का आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप को गलत नहीं मानते थे। तो उन्होंने लेसस फेयर की थ्योरी को भी गलत बताया है, जिसके अनुसार कि आर्थिक कार्यों में राज्य को किसी भी तरह की इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। तो इस व्यवस्था को वो गलत मानते थे। इसके बाद बात आती है स्ट्रेस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण पर बल। उन्होंने रॉय चाहते थे कि उद्योगपति और व्यापारी अपने उद्योग भारत में ही लगाएं और उन्होंने इसका समर्थन भी भारतीय हितों को मद्देनजर रखते हुए किया था। वे मानते थे कि यूरोपियन जो देश हैं वह सस्ती दरों पर जो रॉ मटेरियल है वो भारत से ले जाते हैं और फिर ऊंचे दामों पर वहाँ से जो फिनिश्ड गुड्स हैं, जो तैयार माल है, वो वापस भारत में बेच देते हैं। तो इससे भारत को दोहरा नुकसान हो रहा है और इस दोहरे नुकसान से बचाने के लिए ही उन्होंने औद्योगिकरण पर बल दिया था।
तो उसके बाद उनका मानना था कि जो काश्तकार हैं उनको शोषण से बचाने के लिए जमींदारी व्यवस्था में सुधार किया जाए, उत्पादन पर सरकारी एकाधिकार की नीति है जो उसका विरोध किया जाए, भारतीयों के आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए सरकारी सेवाओं में भारतीयों को लगाया जाना चाहिए और संपत्ति में स्त्रियों के उत्तराधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कानून के निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया था। तो इस आधार पर राजा राम मोहन रॉय जी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार जो थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, जिसके आधार पर उनको सदा याद किया जाता है और उनको एक विशेष समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है और उनके योगदान को देखते हुए उनको आधुनिक भारत के जनक के रूप में माना जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच।